मैं राष्ट्रीय चेयरमैन होने के नाते आज बढ़ई में आज कल्पना सोरेन जी के साथ मेरा कार्यक्रम था और ओबीसी की जो है प्रमुख जो मांगे हैं, तो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें हमने ये रखा है कि 27% आरक्षण हमारी सरकार बनेगी तो हम दोबारा से बिल पास करके गवर्नर साहब के पास भेजेंगे। और कल जो है अमित शाह जी ने ये कहा कि हम अगर उनकी सरकार बनती है तो 27% आरक्षण देंगे। तो मेरा उनसे अनुरोध है, आप गृह मंत्री हैं, आप गवर्नर साहब से बोलिए कि जो बिल स्वीकृति के लिए उनके पास भेजा हुआ था 27% करने का, उसको स्वीकृति प्रदान करें। आप दोहरी नीति क्यों बना रहे हैं? दूसरा, वो कहते हैं कि घुसपैठिया जो हैं वो घुस रहे हैं झारखंड में, यहाँ की महिलाओं से शादी कर रहे हैं। तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी ये सब उनके अंतर्गत आती है, तो वो अपने काम में विफल हैं। घुसपैठिया रोकने का काम उनका है, नक्सलवाद से लड़ने का काम उनका है, तो वो किस बात के ऊपर जेएम के एम और जो कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार उस पर आरोप लगा रहे हैं? मैं इसलिए कहता हूँ, शीशे के महल में रहने वाले दूसरे के घर पे पत्थर नहीं डालते हैं। दूसरा, जो क्रीमी लेयर 8 लाख की है उसको बढ़ाने की बात करें। और अगर आप चाहते हैं कि जल, जंगल और जमीन बचे, उसके लिए जरूरी है कि जितने भी निजीकरण का जो भी काम कर रहे हैं, दे रहे हैं अलग अलग सरकारी कंपनियों को, आगे उनसे फिर वो काम करते हैं, आगे ठेका दे देते हैं जो प्राइवेट कंपनी है, केंद्र सरकार जो है। तो मेरा ये कहना है कि इस प्रकार की जो दोहरी नीति है, निजीकरण जो कर रहे हैं, और वो भी पिछले दरवाजे से, खासतौर पर चाहे कोल की खदानें हो, स्टील की खदानें हो, तो मेरा ये कहना है कि दूसरा जो है, आप देखिए हमारी जो कोल रॉयल्टी है वो 1 लाख ज़्यादा शर्मनाक नारा कोई दे नहीं सकता। और ख़ास तौर से यूपी का मुख्यमंत्री, जिसको जुड़ने की बात कहनी चाहिए, भाईचारे की बात करनी चाहिए, सौहार्द की बात करनी चाहिए, तो लोगों को भड़काने की बात कर रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, किनको बांटने की बात कर रहे हैं आप? जरा विस्तार में उसको खोल के बता दीजिए ना। और किसको कटने की बात कर रहे हैं आप? 800 साल मुगलों ने राज किया इस देश के ऊपर, तब हिंदू खतरे में नहीं आया, तो आज हिंदू खतरे में कैसे आ गया? तो ये जो लोगों में भय पैदा करना, भाईचारा खराब करना, इनका एक ही मकसद है। महिलाओं को हम 50% स्टेप है जो कि हमने कर्नाटक में हमारा पूर्ण हो चुका है, कैबिनेट अभी पास कर देगी उसको। तेलंगाना में शुरू हो गया है, हिमाचल में शुरू हो गया है, और यहाँ पर भी जो है मैनिफेस्टो में रखा गया है कि हम लोग जो है जातीय जनगणना भी करवाएंगे। क्यों करवाएंगे और फायदा क्या हुआ इससे? जातीय जनगणना का फायदा ये है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, ये सारी जो बातें हैं, ये सब बातें जो हैं जातीय जनगणना में आती है। नाम इसका जातीय जनगणना है, एक्चुअली ये सर्वेक्षण है, क्योंकि आरक्षण जातीय आधार पे है, इसलिए नाम जातीय जनगणना कर दिया। अभी आप परिसीमन हो नया होगा 2026 में, आपको जनगणना फिर भी करानी पड़ेगी आपको, जातीय जनगणना भी करानी पड़ेगी आपको। उसमें किस जाति में कौन लोग सामाजिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, चाहे वो स्वर्ण जाति के लोग हों, ईडब्ल्यूएस उनके पास है। ईडब्ल्यूएस में गरीब और अमीर, मोदी जी कहते हैं मेरे 2 वर्ग हैं, गरीब और अमीर। तो गरीब और अमीर कैसे पता लगेगा? जब तक आप सर्वेक्षण नहीं करेंगे, जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या मांगता है? और जब तक शेड्यूल 9 में नहीं डालेंगे तो आरक्षण नहीं बढ़ सकता है। जैसे कि आपका तमिलनाडु के अंदर आरक्षण वहाँ 75% है,
तो इसी तरीके से मोदी जी ने कह दिया कि मैं 27% आरक्षण करूंगा, लेकिन गवर्नर के पास बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है हमारा, तो क्या वो एक टेलीफोन नहीं कर सकते वो बिल को वो पास करके और हस्ताक्षर करके वापस भेज दें? तो ये है जाति गणना का मतलब।